हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक उपन्यास शुरू कर रही हूँ, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का अंतिम प्रश्न। उन्होंने 30 से ज़्यादा उपन्यास लिखे, जैसे परिणीता, देवदास, बड़ी दीदी, मंजली दीदी आदि। लेकिन अंतिम प्रश्न अपने समय से काफ़ी आगे है, उस समय के सामाजिक परिवेश से हटकर है। उस समय की नारी काफ़ी कम पढ़ी लिखी होती थी, जो सिर्फ चार दीवारी में रहकर ही अपना जीवन बिता देती थी। पर इस कहानी की पात्र कमल, जो शिवनाथ के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, उस जमाने में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं जानता था। इस तरह की नारी को असम्मान की नज़र से देखा जाता था। लेकिन कमल इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की थोपी हुई ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को चैलेंज करती है। वो अपने विचारों को लॉजिक के साथ रखने का साहस रखती है। ज़्यादातर पुरुष इस तरह की नारी को अच्छा नहीं मानते। शिवनाथ, जो अपनी पत्नी को धोखा देता है कमल के लिए, और कमल को धोखा देता है मनोरमा के लिए। इस कहानी का मुख्य डिस्कशन का सेंटर आशुतोष बनर्जी या आशु बाबू का घर है, जो एक वृद्ध हैं जिनकी स्त्री का निधन हो चुका है। ये नॉवल काफ़ी बोल्ड विषय पर आधारित है। मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। इसको मैं 25 भागों में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगी। आप 19 भाग सुन चुके हैं, तो आइए सुनते हैं इसका 20वां भाग। दुनिया के आम लोगों में वह भी एक हो। आशु बाबू ने शायद अपने सृष्टिकर्ता से इससे ज़्यादा कभी नहीं मांगा। पिता का सारा धन जैसे शांत भाव से ग्रहण किया था, वैसे ही अपनी विशाल देह और उसकी बीमारी भी स्वीकार कर ली थी। जगत में सुख दुख विधाता ने उसके लिए ही नहीं बनाए, वह अपने नियमानुसार चलते हैं। यह सत्य सिर्फ बुद्धि द्वारा ही नहीं, हृदय द्वारा स्वीकार करने के लिए उन्हें कोई तपस्या नहीं करनी पड़ी थी। सहज संस्कार ही की तरह उन्हें मिल गया था। एक दिन अचानक पत्नी के देहांत के बाद सारी दुनिया जब बेजान लगने लगी थी, तब भी उन्होंने अपने भगवान को नहीं कोसा था। स्नेही मनोरमा ने जिस दिन उनकी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया, उस दिन भी उन्होंने रोना धोना नहीं मचाया। क्षोभ और निराशा के बीच भी कोई जैसे उसे बार बार कहने लगा कि ऐसा होता है। ऐसा दुख इंसान की किस्मत में बहुत बार आया है, और ऐसे ही दुनिया चलती है। इसमें कोई नवीनता नहीं है। यह सृष्टि की तरह ही प्राचीन है। शोक में पड़कर इसे नया बनाकर संसार में फैलाने में कोई पुरुषत्व तो नहीं, और न ही इसकी ज़रूरत है। इसीलिए सारे दुख खुद ही शांत होकर चारों ओर एक जैसे स्निग्ध प्रसन्नता का घेरा बना देता कि उसके भीतर आते ही सबका सारा बोझ जैसे खुद ही हल्का हो जाता। आशु बाबू के दिन हमेशा ऐसे ही कटे थे। आगरा में आने के बाद भी विभिन्न संकट के बीच भी उनका कुछ भी नहीं बदला, मगर यही सबको नज़र आने लगा। अचानक लगता उनके आचरण में धैर्य की कमी काफ़ी समय से समाप्त ही नहीं हो रही। लगता जैसे बातचीत में अचानक रूढ़ता आ गई। उनकी बातों का तीखापन नौकरों को विचित्र लगता, मगर क्यों ऐसा हो रहा है समझ पाना भी कठिन था। बीमारी बढ़ने पर भी यह विकृति उनके लिए अविश्वसनीय होती थी। अब तो ठीक हो गए हैं, मगर कारण कुछ भी हो, थोड़ा ध्यान देने पर समझ आ जाता कि जैसे उनके हृदय में आग जल रही है, उसी के अंगारे बीच बीच में बाहर दिख जाते हैं। साफ तौर पर आज भी नहीं कह पाए, मगर लगता है अब वे आगरा में ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। शायद बिल्कुल ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद जैसे अचानक आए थे, वैसे ही अचानक चले जाएंगे। शाम के समय आजकल पदासीन बंगाली उनसे मिलने जाते। मजिस्ट्रेट साहब की पत्नी के साथ राय बहादुर सदर आला कॉलेज के अध्यापकगण विभिन्न कारणों से आगरा जो नहीं छोड़ पाए, वह हरेंद्र, अजीत और बंगाली मोहल्ले के
वह लोग जिन्होंने खुशी के दिनों में बहुत बार पुलाव और मांस खाया था, उनमें से कोई सिर्फ अक्षय नहीं आता, क्योंकि वह यहाँ नहीं है। महामारी शुरू होते ही पत्नी के साथ अपने घर लौट गया था। शायद महामारी के समाप्त होने की खबर का इंतज़ार कर रहा है। कमल भी नहीं आती, तभी आई थी, उसके बाद नहीं आई। आशु बाबू महफिल में रहने वाले व्यक्ति हैं, मगर फिर भी आजकल पहले की तरह महफिल में नहीं रह पाते। महफिल में उपस्थित रहते तो भी चुप रहते। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मानकर लोग उन्हें माफ़ कर देते। कभी जो काम मनोरमा करती थी, आजकल वह काम बेला को करना पड़ता है। अतिथियों को कभी कोई कमी नहीं होती। बाहर के लोग बाहर से आकर इस रस का उपभोग करते। शायद सभा समाप्ति के बाद परितृप्त होकर गृह स्वामी को मन ही मन धन्यवाद करके विस्मय से सोचते कि स्वागत की ऐसी व्यवस्था यह बीमार आदमी कैसे करता है, यह काम कैसे हो पाता है। उसका इतिहास छिपा ही रहता है। नीलिमा सबके सामने बाहर नहीं आती थी, आदत भी नहीं थी और उसे अच्छा भी नहीं लगता था, मगर भीतर से उसकी नज़रें इस घर की हर जगह पर रहती। वह नज़र जितनी पैनी थी उतनी ही नीरव। नसों में बहते खून की तरह इस प्रवाह को शायद आशु बाबू के अलावा कोई महसूस भी नहीं करता था। शीत ऋतु का पहला आधा भाग समाप्त होने को है, मगर कारण कुछ भी हो, इस साल ज़्यादा ठंड नहीं पड़ी। आज सुबह से हल्की बरसात हो रही थी। शाम के समय वह तेज हो गई। बाहर का कोई आ पाएगा ऐसी संभावना आज नहीं थी। कमरे की खिड़कियां असमय ही बंद हो चुकी थी। आशु बाबू अपनी आराम कुर्सी पर पैर फैलाकर एक शाल ओढ़कर कुछ पढ़ रहे थे। बेला परेशान होकर बोली, इस देश में सब कुछ उल्टा है। कुछ समय पहले इस इलाके में एक बार आई थी, जून या जुलाई का महीना होगा। पानी के लिए इतना हाहाकार मच सकता है, यहाँ ना आती तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। इसीलिए सोचती हूँ इस कठोर देश में ताजमहल क्या सोचकर बनवाया। नीलिमा पास ही कुर्सी पर बैठी कुछ सिलाई कर रही थी। चेहरा झुकाए हुए ही बोली, इसका कारण क्या सबको पता है? नहीं पता। बेला ने सरल भाव से पूछा, क्यों? नीलिमा बोली, सारी बड़ी चीज़ें इंसान के हाहाकार में ही जन्म लेती हैं। जो आमोद प्रमोद में मग्न हैं, उन्हें यह सब कैसे सूझेगा? यह उत्तर इतना कठोर था कि सिर्फ बेला ही नहीं, आशु बाबू भी चौंके। पुस्तक से नज़रें उठाकर देखा, वह पहले की तरह ध्यान से सिलाई कर रही है, जैसे यह बात उसने कही ही नहीं। बेला कलह प्रिय युवती नहीं है, और फिर वह शिक्षिता भी है। बहुत कुछ देखा सुना है और उम्र भी 35 से ज़्यादा ही होगी, मगर सतर्कता और जतन के कारण यौवन अभी ढलना शुरू नहीं हुआ था। अचानक लगता है जैसे अभी भी वैसी ही है। रंग साफ, चेहरे पर विशेष रूप है, मगर ध्यान से देखने पर लगता है कि कोमलता की कमी के कारण वह जैसे रूखी है। नज़रें हंसी मजाक में से चंचल, हमेशा बहना ही जैसे उसका काम हो। कहीं किसी चीज़ पर स्थिर होने जैसा कुछ नहीं है। गहन तलदेश में कोई जड़ भी नहीं है। आनंद उत्सव ही उस पर जचता है। दुखों के बीच अचानक आ जाए तो गृह स्वामी को शर्मिंदा होना पड़ता है। कुछ देर बाद बेला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, मगर गुस्से से लड़ना भी नहीं चाहती। खुद को संभलकर बोली, मुझ पर कटाक्ष करने का कोई फ़ायदा नहीं, बेकार की चर्चा है। इसलिए नहीं, हाहाकार करना कितनी भी ऊंची बात हो, वह मुझसे नहीं होता और उससे कुछ सीख पाने में भी मैं अक्षम हूँ। मुझ में आत्मसम्मान बोध टिका रहे, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहती। नीलिमा अपना काम करती रही, उत्तर नहीं दिया। आशु बाबू को भी बुरा लगा था, मगर बात ना बढ़ जाए इसलिए बोले, नहीं नहीं, तुम पर कटाक्ष नहीं है बेला, यह बात अवश्य ही उन्होंने साधारण भाव से कही होगी। नीलिमा का स्वभाव जानता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह नहीं कर सकती
ऐसा यही कह रहा हूँ। बेला ने सिर्फ इतना कहा, न होना ही अच्छा है। इतने दिनों से साथ हैं, यह तो मैं सोच भी नहीं सकती। नीलिमा ने हाँ न कुछ नहीं कहा, जैसे कमरे में कोई है ही नहीं। इस तरह अपना काम करने लगी। कमरे में शांति हो गई। बेला के जीवन का एक इतिहास है, यहाँ वह बताना ज़रूरी है। उसके पिता कानूनी व्यवसायी थे, मगर उस व्यवसाय से यश या पैसा कुछ भी कमा नहीं पाए। धर्म मत क्या था कोई नहीं जानता। समाज की ओर से भी हिंदू, ब्रह्म या ईसाई किसी समाज को नहीं मानते थे। बेटी से बहुत प्यार करते थे और हैसियत से ज़्यादा खर्च कर बेटी को पढ़ाने की कोशिश की थी। वह कोशिश बेकार भी नहीं गई। बेला नाम भी उन्होंने शौक से रखा था। समाज को मानते नहीं थे, मगर एक दल था, बेला खूबसूरत और शिक्षित है। यह बात दल में फैल गई, इसीलिए धनी लड़का मिलने में देर न लगी। वह भी तभी विलायत से कानून पास करके आया था। कुछ दिन देखना दिखाना और एक दूसरे को जानने में बीते। उसके बाद विवाह हुआ और कानून के हिसाब से रजिस्ट्री करके कानून के प्रति गहरे प्रेम का एक भाग समाप्त हुआ। दूसरे भाग में विलासिता, इकट्ठे देश भ्रमण, अलग वायु परिवर्तन, ऐसा ही बहुत सालों तक चला। दोनों पक्षों से बहुत सारी अफवाहें उड़ी, मगर उनकी चर्चा अप्रासंगिक है। मगर जो प्रासंगिक है वह जल्दी ही दिखाई दिया। वर पक्ष रंगे हाथ पकड़ा गया और कन्या पक्ष ने तलाक का मुकदमा दायर करना चाहा। मित्रों ने मिलवाने की कोशिश की, मगर शिक्षित बेला नर नारी के समान अधिकारों की पक्षधर थी। इस प्रस्ताव को उसने नहीं माना। उसके पति का चरित्र जैसा भी हो, आदमी बुरा नहीं था। पत्नी को वह प्यार ही करता था। अपनी गलती मारकर अदालत के इस मामले से बचने की हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मगर पत्नी ने माफ़ नहीं किया। अंत में बड़ी मुश्किल से निपटारा हुआ। नगद और हर महीने की किस्त अपने ऊपर लेकर उस मुकदमे से छुटकारा मिला और दाम्पत्य युद्ध में जीतकर बेला अपने स्वास्थ्य को संवारने शिमला, मसूरी, नैनीताल इत्यादि पहाड़ों पर घूमने लगी। उन बातों को 5-6 साल बीत चुके हैं। उस बात के कुछ समय पश्चात उसके पिता की मृत्यु हो गई। इस मामले में उनकी सम्मति तो थी ही नहीं, बल्कि बहुत पीड़ा उन्होंने झेली थी। आशु बाबू की स्वर्गीय पत्नी से उनका कोई दूर का रिश्ता था। उसी रिश्ते से बोला आशु बाबू की रिश्तेदार हैं। उसके विवाह में भी वे गए थे और उसके पति से भी उनका परिचय हुआ था। इस तरह बेला उन्हें अपना मानती थी और आगरा उनके पास आई थी। परायों की तरह नहीं आई और निराश्रय की तरह भी नहीं आई। इस तुलना में नीलिमा से वह बहुत अलग थी, जबकि हालात बिल्कुल ही दूसरे हो गए थे। इस घर में किसका स्थान कहाँ है, इस विषय में घर के किसी व्यक्ति को कोई संदेह नहीं था, मगर जैसे कारण अज्ञात था वैसे ही कर्तव्य भी। बहुत देर चुप रहने के बाद बेला ने ही बातचीत शुरू की। बोली, स्पष्ट नहीं है, मानती हूँ, मगर मुझे धिक्कारने के लिए ही नीलिमा ने वह बात कही। इस विषय में मुझे कोई शक नहीं। शायद आशु बाबू के मन में भी संदेह नहीं था, फिर भी विस्मयपूर्वक बोले, धिक्कार? धिक्कार किस लिए बेला? बेला बोली, आप तो जानते ही हैं, उस समय भी निंदा करने वालों की कमी नहीं थी, आज भी नहीं होगी। मगर अपना सम्मान, नारी जाति के सम्मान की रक्षा के लिए मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था, आज भी नहीं दूंगी। अपनी मर्यादा खोकर पति के साथ नहीं रही। इसकी निंदा औरतों ने ही सबसे ज़्यादा की थी। आज भी उन्हीं से बच पाना कठिन है, मगर अन्याय नहीं किया, इसीलिए उस दिन भी नहीं डरी थी, आज भी नहीं डरूंगी। अपने विवेक के सामने मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नीलिमा नज़रें झुकाए हुए ही बोली, एक दिन कमल ने कहा था कि विवेक ही संसार में सबसे बड़ी चीज़ नहीं है। विवेक की दुहाई देकर ही न्याय अन्याय का फैसला नहीं होता। आशु बाबू चकित होकर बोले, वह कहती है? नीलिमा बोली, हाँ कहती है। कहती है वह सिर्फ निर्बोध के हाथों का अस्त्र है, आगे पीछे दोनों ओर काटता है, उसका कोई ठिकाना नहीं।
आशु बाबू बोले, वह कहती है तो कहने दो, उसकी बातों को तुम मत कहो नीलिमा। बेला बोली, इतने बड़े दुस्साहस की बात तो कभी नहीं सुनी। आशु बाबू पल भर मौन रहकर बोले, दुस्साहस ही है, उसके साहस का अंत नहीं है, अपने नियम से चलती है, उसकी सारी बातें समझ भी नहीं आती और मानी भी नहीं जा सकती। बेला बोली, अपने नियम से मैं भी चलती हूँ आशु बाबू, इसीलिए पिताजी की बात मान नहीं पाई थी, पति को त्याग दिया मगर झुक नहीं पाई। आशु बाबू बोले, परिताप का विषय है, इसमें संदेह नहीं, मगर तुम्हारे पिता नहीं माने थे, मगर मैं मना नहीं कर सका। बेला बोली, थैंक्स, मुझे याद है आशु बाबू। आशु बाबू बोले, इसका कारण स्त्री पुरुष के समान दायित्व और समान अधिकार को मैं मानता हूँ। हमारे हिंदू समाज में यह बहुत बड़ा दोष है कि सहस्त्र अपराध करने के बाद भी पति को न्याय का डर नहीं, मगर छोटी सी गलती पर पत्नी को सजा देने के 1000 रास्ते हैं। इस नियम को मैं कभी मान ही नहीं पाया। इसीलिए बेला के पिता ने पत्र लिखकर मेरी सलाह मांगी थी, तो मैंने यही उत्तर दिया था कि यह चीज़ सुखकर नहीं है, न ही शोभा देती है। फिर भी वह अगर अपने दुष्चरित्र पति को त्यागना चाहती हैं, मैं उसे गलत नहीं मानता। नीलिमा ने विस्मय से पूछा, आपने सचमुच ऐसा लिखा था? हाँ, सच। नीलिमा चुप रही। उस चुप्पी के सामने आशु बाबू को अजीब सा महसूस होने लगा। बोले, इसमें आश्चर्य की तो कोई बात नहीं है नीलिमा, न लिखना ही अन्याय होता। एक पल रुककर बोले, तुम तो कमल की बहुत बड़ी भक्त हो, बताओ तो इस मामले में वह क्या करती, क्या उत्तर देती? इसीलिए तो उस दिन जब मैंने इन दोनों को मिलवाया था तो इसी बात पर मैंने जोर देकर कहा था, कमल तुम्हारी जैसी सोच, तुम्हारे जैसा साहस सिर्फ एक लड़की में देखा है, वह है बेला। नीलिमा की आंखें अचानक पीड़ा से भर गई। बोली, वह बेचारी तो भद्र समाज से बाहर है, लोकालय के बाहर पड़ी है, उसको आप लोग अपने बीच में क्यों खींच रहे हैं? आशु बाबू परेशान होकर बोले, नहीं खींच रहा हूँ नीलिमा, यह सिर्फ एक उदाहरण था। नीलिमा बोली, वही तो खींचना हुआ। अभी तो आप कह रहे थे कि उसकी बातें समझ भी नहीं आती और मानी भी नहीं जा सकती। कुछ माना नहीं जा सकता मगर उदाहरण दिया जा सकता है। उनकी बातों में गलत क्या है? आशु बाबू को समझ नहीं आया। उदास स्वर में बोले, कारण कुछ भी हो मगर लगता है आज तुम्हारा मन बहुत दुखी है, अब इस बात की चर्चा करना ठीक नहीं है। नीलिमा ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। बोली, आपने इनको तलाक की हाँ कर दी थी और आज बिना किसी संकोच के कमल का उदाहरण दिया। इनकी अवस्था में कमल क्या करती यह तो वही जाने, मगर उसका उदाहरण सचमुच से में अनुसरण करने पर आज उसे भोजन के लिए कुली मजदूरों के कपड़े सीने पड़ते, वह भी शायद रोज़ नहीं मिलता। कमल और कुछ भी करे, जिस पति को उसने घृणा से त्याग दिया है उसी का दिया हुआ अन्न मुंह में डाले, उसी के दिए हुए कपड़ों से तन कभी नहीं ढकेगी। खुद को इतना छोटा करने से पहले वह आत्महत्या कर लेती। आशु बाबू क्या उत्तर दे, अभिभूत हो गए और बेला तो ऐसी निश्चल हो गई जैसे उस पर बिजली गिर पड़ी हो। नीलिमा के दिन हंसी मजाक में ही बीतते थे, सबकी ओर देखते रहना ही जैसे उसका काम हो। वह अचानक यूँ निर्मम हो सकती है, दोनों में से कोई सोच भी नहीं सकता था। पल भर स्थिर रहकर नीलिमा बोली, आप लोगों की महफिल में मैं नहीं बैठती, मगर जिनको लेकर चर्चा होती है वह मेरे कानों तक पहुंचती है, नहीं तो मैं शायद कुछ नहीं कहती। कमल ने एक बार भी शिवनाथ की निंदा नहीं की, किसी को अपने दुखों की शिकायत नहीं की। क्यों, पता है? आशु बाबू ने मूढ़तापूर्वक प्रश्न किया। क्यों? नीलिमा बोली, कहना बेकार है, आप लोग नहीं समझेंगे। पल भर बाद बोली, आशु बाबू, पति पत्नी का अधिकार यह एक स्थूल बात है, मगर इसलिए यह मत सोचिएगा कि मैं औरत होकर औरत के अधिकारों का प्रतिवाद कर रही हूँ। मैं विरोध नहीं करती, मैं जानती हूँ यह सत्य है, मगर यह भी जानती हूँ कि सत्य विलासी एक दल बेवकूफ़ नर नारी की ज़ुबान पर विद्रोह में यह सत्य इतना मिट गया है कि आज उसे
झूठा कहने का मन होता है। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि महफिल सजाकर कमल की चर्चा मत किया कीजिए। आशु बाबू जवाब देने ही वाले थे, मगर कुछ सुनने से पहले ही वह सिलाई का सामान उठाकर उस कमरे से चली गई। तब गुस्से और विस्मय से सिर्फ इतना ही बोले कि उसने कब क्या सुना मैं नहीं जानता, मगर मुझ पर यह गलत आरोप है। कुछ देर के लिए बारिश रुक गई थी, मगर बादलों ने कमरों में असमय ही अंधेरा कर दिया था। नौकर बत्ती जला गया तो आशु बाबू ने फिर से पुस्तक उठा ली। पढ़ना उस समय संभव नहीं था, मगर बेला के सामने उसे नज़र मिलाकर बैठना भी असंभव लगा। भगवान ने दया की। एक छतरी में सारे रास्ते धक्का मुक्की करते हुए हरेंद्र और अजीत तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुए। दोनों ही आधे भीगे हुए थे। भाभी कहाँ है? आशु बाबू को तो जैसे चांद मिल गया। आज भी कोई आएगा यह उम्मीद उन्हें नहीं थी। आग्रहपूर्वक उठकर स्वागत किया। आओ अजीत, आओ हरेंद्र, बैठो। बैठते हैं। भाभी कहाँ हैं? ईश दोनों भीग गए हैं। जी हाँ, वे कहाँ हैं? बुलाता हूँ, कहकर आशु बाबू पुकारने ही वाले थे कि भीतर से पर्दा हटाकर नीलिमा खुद ही आ गई। उसके हाथों में 2 जोड़े सूखे कपड़े थे। अजीत बोला, यह क्या, आपको हाथ देखना आता है क्या? नीलिमा बोली, हाथ वाथ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी देवर जी, खिड़की से ही देख लिया था। एक टूटी हुई छतरी के नीचे तुम दोनों एक दूसरे को दर्द दिखाकर जैसे चल रहे थे, वह सिर्फ मैंने ही नहीं सभी ने देख लिया था। आशु बाबू बोले, एक छाते में दोनों, इसलिए दोनों को भीगना पड़ा। यह कहकर वे हंसे। नीलिमा बोली, यह शायद समान अधिकार पर विश्वास करते हैं, गलत नहीं करते, इसीलिए छाते को आधा आधा बांट कर ला रहे थे। लो देवर जी, कपड़े बदल लो। यह कहकर उसने हरेंद्र के हाथ में कपड़े पकड़ा दिए। आशु बाबू चुप रहे। हरेंद्र बोला, धोती तो दो हैं, मगर कुर्ता एक। कुर्ता बहुत बड़ा है देवर जी, एक से ही हो जाएगा, कहकर गंभीर होकर पास ही कुर्सी पर बैठ गई। हरेंद्र बोला, यह कुर्ता आशु बाबू का है, इसीलिए 2 क्यों और 4 को आ जाएगा, मगर मसहरी की तरह टांगना पड़ेगा, पहना नहीं जा सकता। बेला अब तक चुप बैठी थी। हंसी रोक न पाने के कारण उठ गई और नीलिमा खिड़की से बाहर देखने लगी। आशु बाबू बनावटी गंभीरता से बोले, बीमारी में आधा हो गया हूँ हरेन, और नज़र मत लगाओ। देख नहीं रहे इन औरतों को कितनी पीड़ा हुई, एक से सहन नहीं हुआ तो उठकर चली गई, दूसरे गुस्से में मुंह फेर कर बैठी है। हरेंद्र बोला, ताना नहीं था आशु बाबू, विराट की महिमा बता रहा था। ताने बाने का प्रभाव हम जैसे साधारण लोगों पर पड़ता है, आपको तो स्पर्श भी नहीं कर सकता, इसीलिए हिमालय की तरह आपकी देह अक्षय रहे, औरतें निष्कलंक रहे और बारिश को बहाना न मानकर इतर जनों के भाग्य में आज भी मिठाई की कमी न हो। नीलिमा हंसने लगी, बोली, देवर जी, बड़ों की स्तुति करना तो चला ही आ रहा है और वह निर्दिष्ट धारा है और उसमें तुम निपुण भी हो, मगर आज जरा कुछ और करना होगा। आज छोटों की खुशामद नहीं करोगे तो इतर जनों के भाग्य में शून्य आएगा। बेला बरामदे से वापस आकर बैठ गई। हरेंद्र ने पूछा, ऐसा क्यों भाभी? गहन स्नेह से नीलिमा की आंखें भर आई। बोली, अपनी तारीफ बहुत दिनों से नहीं सुनी भाई, इसीलिए सुनने का मन कर रहा है। तो शुरू करूं क्या? अच्छा, अब रहने दो, तुम दोनों उस कमरे में जाकर कपड़े बदल लो, मैं कुर्ता भेजती हूँ। मगर कपड़े बदलने के बाद? नीलिमा हंसकर बोली, उसके बाद कोशिश करती हूँ कि इतर जनों के भाग्य में कुछ ला सकती हूँ कि नहीं। हरेंद्र बोला, कष्ट नहीं करना है भाभी, बस एक बार देख लीजिएगा, आपकी अन्नपूर्णा दृष्टि जहाँ भी पड़ेगी वहाँ अन्न का भंडार लग जाएगा। चलो अजीत, अब चिंता की बात नहीं, हम जाकर कपड़े बदल लेते हैं। यह कहकर वह अजीत का हाथ पकड़कर खींचकर दूसरे कमरे में चला गया।